Hello and welcome everyone to another video from the ICSE English series. Well, I am Adesh, your English guided mentor और आज की इस वीडियो में हम टेकअप करने वाले हैं एक और धमाकेदार टॉपिक की एंड द टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. तो बेसिकली यहाँ हम देखने वाले हैं कि कैसे वर्ब सब्जेक्ट के साथ अग्री करता है टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम, लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन. तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं अपने आज के इस वीडियो की एंड डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक को विच इज़ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. कई बार आप इसको टेक्स्ट बुक्स में एज द टाइटल अग्रीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट विद द वर्ब नाम से भी देखोगे. सो एनीवे बोथ ऑफ दीज मीन द सेम, राइट. सो क्या है भाई ये अग्रीमेंट जो वर्ब ने सब्जेक्ट के साथ किया हुआ है, इसको हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बुला रहे हैं, राइट. सो इसको समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा स्टार्टिंग से समझने के लिए विल टेक अ कपल ऑफ एग्जांपल्स. जैसे लुक एट दीज सेंटेंसेस दैट वी हैव ऑन स्क्रीन. फर्स्ट वन सेज माया लुक्स एट द पिक्चर्स, राइट. तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है मेरा, क्योंकि देखो हमें यहाँ पर मेनली दो चीज़ों में डील करना है, सब्जेक्ट में और वर्ब में. सो यहाँ पर इस सब्जेक्ट का इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, माया. सो माया मेरा क्या है इधर पर, सब्जेक्ट हो गया. एंड विच इज़ द वर्ब ओवर हियर, विच इज़ हाईलाइटेड, राइट. दिस इज द वर्ब, राइट. ठीक है, अभी बस इसको सिर्फ देखो. अगला सेंटेंस देखो, माया एंड जया लुक एट द पिक्चर्स. तो यहाँ पर अब सब्जेक्ट क्या है सेकेंड सेंटेंस में, द सब्जेक्ट्स आर माया एंड जया. ये बन गया हमारा सब्जेक्ट, राइट. एंड वर्ब अगेन हमारा हाईलाइटेड वर्ड है लुक. अनदर वन यू सी, द डॉग इज चेजिंग द कैट. इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑफ कोर्स द डॉग. और ये जो आपको दिख रहा है हाईलाइटेड, दिस बिकम्स द वर्ब इज चेजिंग. एंड अगले वाले सेंटेंस में देखो, द डॉग्स आर चेजिंग द कैट में द डॉग्स आर द सब्जेक्ट, आर चेजिंग बन जाता है वर्ब. नोटिस करो, अगर हम फर्स्ट पेयर ऑफ सेंटेंस की बात करें, यानी कि फर्स्ट टू सेंटेंसेस की बात करें, जैसे जैसे मैंने सब्जेक्ट बदला, देखो माया को जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट था, उसको मैंने जैसे ही माया एंड जया में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि सब्जेक्ट को प्लूरल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि माया और जया दो लोग हो गए ना जो सब्जेक्ट की तरह ऐड कर रहे हैं. तो देखो आपका वर्ब अपना फॉर्म बदल रहा है. नोटिस किया, तो जैसे ही सब्जेक्ट बदल जाता है वर्ब का फॉर्म भी बदल जा रहा है. जनरली रूल क्या होता है, देखो द रूल इज बेसिकली सिंपल. जब हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की बात करते हैं, इट मीन्स दैट द वर्ब शुड अग्री विद द सब्जेक्ट इन टर्म ऑफ इट्स नंबर, राइट. तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए. और वर्ब का सिंगुलर फॉर्म कैसे बनता है, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म होता कौन सा था, बेसिकली द V5, राइट. याद है आप सभी को, जिसमें हम वर्ब के बेस फॉर्म में एस या ES लगाते थे. तो फर्स्ट केस में देखो माया जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसके आगे जो वर्ब लगा है वो V5 है, लुक का V5 फॉर्म, जिसमें हमने S लगा दिया है, तो बन गया माया लुक्स एट द पिक्चर. सिमिलरली माया एंड जया जो कि अब प्लूरल वर्ब्स हैं, तो अब प्लूरल सब्जेक्ट हैं, अब प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब बेस फॉर्म में ही होता है हमेशा, यानी कि लुक ही रहेगा. यू गॉट द पॉइंट, गॉट इट और नॉट. सो रिमेंबर दिस थिंग वेरी वेल कि यहाँ पर आपको अपने वर्ब को सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो अग्री करवाना है. सिमिलरली लुक एट दिस वन नाउ, नेक्स्ट पेयर ऑफ सेंटेंस, द डॉग इज चेजिंग. तो देखो डॉग एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो इज चेजिंग हो जाएगा. एंड द डॉग्स अगर हो जाए, प्लूरल हो जाए सब्जेक्ट, तो देखो वो आर चेजिंग में कन्वर्ट हो जा रहा है. चेंजिंग द सब्जेक्ट विल चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड दैट इज व्हाट दिस अग्रीमेंट बिटवीन द वर्ब एंड द सब्जेक्ट मीन्स. Get it? Got it. Very well. So look at the final rule that we are trying to say is, the basic rule states that a singular subject takes a singular verb while a plural subject takes a plural verb. This is what we must keep in mind. And इन्हीं से related अब आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे रूल्स. द की इज़ टू रिमेंबर, दो ही चीज़ें करनी है आपको सही से. पहचानना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, और अगर सिंगुलर है तो उसके हिसाब से अपने वर्ब को सिंगुलर वर्ब में कन्वर्ट कर देना है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से वर्ब को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है. बस इतना ही करना है, राइट. और इनसे जुड़े आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स अब एक एक करके बताने वाला हूँ, सो दैट यू डू नॉट मेक मिस्टेक्स. देयर आर सर्टेन वेरी कॉमन मिस्टेक्स विच स्टूडेंट्स मेनली मेक when it comes to subject verb agreement. So now it is time that we begin with our various rules. तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं with our rule number 1 that says we use a plural verb when the subject of the sentence has two or more nouns or pronouns connected by the word and. See, remember अगर आपके सब्जेक्ट में, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है
उसमें दो या दो से ज़्यादा नाउन्स या प्रोनाउंस मेंशन है और वो दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस आपस में कनेक्टेड हैं विद द वर्ड एंड, तो ऐसे में यू विल हैव टू यूज द वर्ब इन द प्लूरल फॉर्म। ओके, तो देखते हैं एक एक करके एग्जाम्पल। जैसे आपके पास है पहला सेंटेंस दैट सेज अनियंस एंड पोटैटोज। देखो अनियंस एंड पोटैटोज, सी सब्जेक्ट क्या बन गया हमारा, अनियंस एंड पोटैटोज, जहाँ पर देखो अनियंस और पोटैटोज दो अलग अलग नाउन्स हैं, राइट। यहाँ पर इस केस में दोनों ही प्लूरल नाउन्स हैं, बट दो अलग अलग नाउन्स हैं, राइट। दो अलग अलग नाउन्स जब ज्वाइन होते हैं बाय द वर्ड एंड, तो उसके बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, प्लूरल फॉर्म आएगा। सो अनियंस एंड पोटैटोज आर रूट वेजिटेबल्स। यू गेटिंग इट? वेरी वेल। नाउ लुक एट द सेकंड वन। Gold and silver are precious metals. Now look at it. Gold, again एक singular noun है. Silver, another singular noun है. दो singular noun है, but they both are acting as the subject of the sentence. And over here, दोनों connected हैं with the word and. So gold and silver becomes the subject. तो इसीलिए उसके आगे obviously हमें क्या करना है, verb को plural form में इस्तेमाल करना है, which is are in this case. We won't say gold and silver is precious metal. No. Gold and silver are precious metals. Clear? Now talking about the next one. Fire and water do not agree. So see again, fire, one noun, water, another noun connected by the word and becomes the subject, fire and water, right? And do not agree में आपको पता है यहाँ पर do जो है वो किस फॉर्म में है, अपने प्लूरल फॉर्म में है, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म में क्या आता है, does, right? Okay. Now he and I were playing. ही एंड आई वर प्लेइंग में देखो ही फर्स्ट प्रोनाउन, एक प्रोनाउन हो गया, आई अनदर प्रोनाउन हो गया, दोनों कनेक्टेड हैं विद द वर्ड एंड, सब्जेक्ट की तरह एक्ट करें ना ही एंड आई। एंड नाउ इनको हम ज्वाइन करेंगे, मतलब फाइनली इनके बाद हम लगाएंगे द वर्ब इन द प्लूरल फॉर्म विच इज वर्ड। पास्ट फॉर्म है, सिंगुलर होता तो वॉज होता, राइट। पास्ट का प्लूरल फॉर्म वॉज का बन जाता है वर्ड। क्लियर? आर योर फादर एंड मदर एट होम। सी आर यहाँ पर क्या बन गया हमारा, देखो फादर एंड मदर की बात हो रही है, सब्जेक्ट जो है फादर और मदर हैं, तो फादर एंड मदर कनेक्टेड है एंड के थ्रू ना, इसका मतलब यहाँ पर आप लगाओगे, क्या लगाएंगे हम, वर्ब का प्लूरल फॉर्म। क्लियर? तो यहाँ तक समझ में आया? मतलब समराइज करूँ अगर इस पूरे रूल को, तो क्या कह रहा है कि अगर एक सेंटेंस के सब्जेक्ट में दो या दो से ज़्यादा नाउन्स और प्रोनाउंस हों, जुड़े हुए हों विद द वर्ड एंड, तो याद रखना उनके आगे वर्ब हमेशा अपना प्लूरल फॉर्म लेता है। एंड वी हैव सीन ऑल ऑफ देम थ्रू all of these examples. I hope rule number 1 is very clear to all of you. Now moving on to our rule number 2 that says we use a singular verb when the subject of the sentence has two or more nouns or pronouns connected by the word or nor. तो जब भी आपके सब्जेक्ट में, यानी कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसमें दो या दो से ज़्यादा प्रोनाउंस या नाउन्स हैं, उस केस में अगर वो जॉइंड है बाय दी वर्ड्स और या नॉर, तो याद रखना उसके आगे इस्तेमाल होने वाला वर्ब अपने सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि करके, फर्स्ट सेंटेंस सेज मिताली और विराली इज बेकिंग अ केक टुडे। इस केस में सब्जेक्ट क्या है, मिताली और विराली, ये बन गया हमारा सब्जेक्ट, सी बन गया ना। अब यहाँ पर दो नाउन्स हैं, मिताली एक लेडी का नाम है, विराली एक और गर्ल का नाम है, राइट। दोनों जो सब्जेक्ट हैं, दोनों यहाँ पर नाउन्स हैं, वो कनेक्टेड हैं विद द वर्ड और इन द सब्जेक्ट। तो इसका मतलब इनके आगे इस्तेमाल होने वाला जो वर्ब होगा वो अपने सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होगा, इज बेकिंग अ केक टुडे। क्लियर? लुक एट द नेक्स्ट वन। नो नुक और कॉर्नर वॉज लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड। नाउ नो नुक और कॉर्नर, सी अगेन नुक कॉर्नर, दो अलग अलग नाउन्स जिनको ज्वाइन कर रहा है वर्ड और, राइट। इसका मतलब इसके आगे हम इस्तेमाल करेंगे वर्ब इन द सिंगुलर फॉर्म। वहीं next example says our happiness or our sorrow is largely due to our own actions. Now see, our happiness becomes the first noun, our sorrow becomes the second, right? तो अगर आपके सब्जेक्ट में दो नाउन्स कनेक्टेड हैं विद द वर्ड और, तो यूज करोगे वर्ब इन द सिंगुलर फॉर्म। सो अभी तक फर्स्ट एंड सेकंड रूल में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? फर्स्ट रूल क्या कह रहा था, सेंटेंस के सब्जेक्ट में अगर दो नाउन्स और वर्ब्स हैं, सॉरी दो नाउन्स हैं या प्रोनाउंस हैं और वो कनेक्टेड है विद द वर्ड एंड, तो उसके आगे वर्ब प्लूरल फॉर्म लेगा। वहीं अगर सब्जेक्ट में दो नाउन्स या प्रोनाउंस हैं और इस बार कनेक्टेड है विद वर्ड्स लाइक और या फिर नॉर, तो याद रखना वर्ब सिंगुलर फॉर्म में
एग्जिस्ट करेगा। ये बात समझ में आ गई? वेरी वेल डन। नाउ मूविंग ऑन टू आवर रूल नंबर 3. Now the rule number 3 says we use a singular verb with the words each one, either, neither, everyone, everybody, anybody, anyone, nobody, somebody, someone and no one. अगर कोई भी सेंटेंसेस में ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जिसमें आइदर ईच वन वाले वर्ड या बडी वाले वर्ड, आइदर नाइदर जैसे वर्ड्स आ रहे हैं, रिमेंबर उनके आगे हमेशा वर्ब अपना सिंगुलर फॉर्म ही लेता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, फर्स्ट वन सेज ईच ऑफ दी सोल्जर्स इज हाईली ट्रेन्ड इन कॉम्बैट। तो देखो ईच ऑफ दी सोल्जर्स में देखो ईच वर्ड आ रहा है ना, सेंटेंस में बिगिन कर रहा है ईच ऑफ दी सोल्जर्स, सब्जेक्ट है हमारा। ईच वर्ड बता रहा है कि हम यहाँ पर हर एक सोल्जर की बात कर रहे हैं इंडिविजुअली, सो इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग, राइट। तो इस केस में क्या बात हो रही है कि हम यहाँ पर इंडिविजुअली जब एक एक की बात करेंगे सोल्जर्स की, तो उस केस में हम यहाँ पर वर्ब भी कैसे लगाएंगे, इंडिविजुअल मतलब सिंगुलर फॉर्म में ही लगाएंगे, दैट इज। सिमिलरली इफ आई लुक एट द अदर वन, आइदर द डॉग, आइदर के बाद हमेशा और लगता है, तो और अगर सेंटेंस में आ जाता है तो आपको पता है वर्ब का हमेशा सिंगुलर फॉर्म लगेगा। सो आइदर द डॉग और द कैट हैज बीन देयर, सी हैज नॉट हैव, राइट, सिंगुलर फॉर्म में हैज आता है। नाइदर फूड नॉर वाटर वॉज टू बी फाउंड देयर, तो नाइदर फूड नॉर वाटर, देखो नाइदर के साथ आता है नॉर हमेशा कॉम्बिनेशन में। सो यू सी अगेन नॉर शब्द का अभी हमने रूल नंबर 2 में ही देखा था ना, जब भी किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में दो नाउन्स और प्रोनाउंस कनेक्टेड हो बाय वर्ड्स लाइक और या नॉर, तो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म लगता है, यही यहाँ पर भी लगेगा। नाइदर नॉर के साथ हमेशा बीच में जो वर्ड्स आएंगे नाउन्स ही होंगे, उनके आगे हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, सिंगुलर फॉर्म। नाइदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम्स टू अफेक्ट हिम, सी अगेन यहाँ पर नाइदर नॉर के केस में अगेन दो नाउन्स को कनेक्ट किया जा रहा है नॉर के थ्रू, तो आपको वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में मिलेगा। सिंगुलर फॉर्म कैसे बनता है, वर्ब का V5, राइट, जिसमें हम वर्ब के आगे S या ES लगाते हैं। क्लियर? तो ये भी इजी हो गया आप सभी के लिए। तो रूल नंबर 3 भी बहुत सिंपल था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू रूल नंबर 4 दैट सेज वी यूज अ प्लूरल वर्ब विथ नाउन सच एज सीजर्स, ट्वीजर्स, ट्राउजर्स एंड शेयर्स। ऐसा इसलिए बिकॉज ये सभी जितने भी ऑब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए ना, इन सभी के 2 पार्ट्स होते हैं, राइट। सीजर्स के पास भी 2 पार्ट्स होते हैं, ट्वीजर्स के पास भी देखो 2 पार्ट्स होते हैं, ट्राउजर्स के पास भी 2 पार्ट्स होते हैं, राइट। एंड शेयर्स, आई होप आप सभी शेयर्स जानते होंगे, द शेयर्स आर रियली बिग। शेयर्स मतलब बेसिकली सीजर्स ही होते हैं, बिग सीजर्स, जिनको आपने अक्सर गार्डनर्स को देखा होगा बुशेस को ट्रिम करने के लिए, राइट। सो दोज आर शेयर्स, राइट। सो शेयर्स आर रियली बिग। इन दिस केस शेयर्स जो है सिंस ये अपने आप ही प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इन वर्ड्स में हमेशा पेयर मौजूद है, इसलिए वो एस में एंड कर रहे हैं, इसलिए आप इनके आगे प्लूरल वर्ब ही लगाओगे, विच इज आर इन दिस केस। सो आई होप आपको रूल नंबर 4 जो कि बहुत ही सिंपल सा था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो टॉकिंग ऑफ आवर रूल नंबर 5, इट सेज अ कलेक्टिव नाउन कैन टेक आइदर अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। मतलब एक सेंटेंस में अगर आपके पास आपके सब्जेक्ट में जो नाउन मेंशन्ड है वो एक कलेक्टिव नाउन है, तो वो एक सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है या फिर प्लूरल वर्ब भी ले सकता है, डिपेंड करता है सेंटेंस में उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपका कलेक्टिव नाउन जो है एक सेंटेंस में कंसिडर किया जा रहा है एज अ सिंगल यूनिट, मतलब कलेक्टिव नाउन पूरी यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है, उस केस में इट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब। ओके, ये याद रखो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आई टेल यू द कॉयर ऑफ सिंगर्स इज वेरी मेलोडियस। तो यानी कि यहाँ पर पूरे सिंगर्स का जो कॉयर था ना, ग्रुप ऑफ सिंगर्स की बात जिसकी हो रही है, उनके बारे में एक बार में बात की जा रही है कि मतलब कलेक्टिवली सबने जो गाया है ना एज अ यूनिट, वो बहुत ही मेलोडियस गाया। तो इस केस में जो कॉयर इस केस में बात की जा रही है वो एक कलेक्टिव यूनिट की तरह बिहेव कर रही है, और इस केस में आपको वर्ब का हमेशा सिंगल यानी कि सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल करना होगा। वहीं पर इफ यू सी, अगर आपके कलेक्टिव नाउन के जितने भी मेंबर्स हैं उनको इंडिविजुअली कंसिडर किया जा रहा है, मतलब एक एक करके कंसिडर किया जा रहा है, उस केस में आपको प्लूरल वर्ब लेना पड़ता है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे समझो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर डिवाइडेड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म्स। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो डिवाइडेड हैं, राइट। मतलब इसका मतलब सारे के सारे एक ही चीज़ पे अग्री नहीं कर रहे हैं ना, कुछ अलग जा रहे हैं, कुछ अलग जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए तो आप देखोगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ओपिनियंस डिफर कर रहे हैं, सबके सब एक ही चीज़ नहीं कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब दे आर नॉट एक्टिंग लाइक वन यूनिट, और इस केस में हमें इनके लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा क्या, एक प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। सिमिलरली द कमिटी हैव इशूड इंडिविजुअल डिसेंडिंग नोट्स। तो देखो
यहाँ पर कमेटी ने इंडिविजुअल डिसेंटिंग नोट्स लिख के भेजा है, मतलब हर एक ने अलग अलग भेजा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगेन यहाँ पर हम पूरे कमेटी की एक बार में बात नहीं कर रहे हैं, उनके एक एक मेंबर की बात कर रहे हैं, राइट। तो उस केस में अगेन वी विल यूज द प्लूरल फॉर्म। सो रिमेंबर, अगर आप एक कलेक्टिव नाउन को जो कि सब्जेक्ट की तरह ऐड कर रहा है सेंटेंस में, अगर वो एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है या सिंगल यूनिट की बात की जा रही है, उसकी कलेक्टिवली बात की जा रही है, यू यूज सिंगुलर फॉर्म। वहीं अगर उसके मेंबर्स की इंडिविजुअली बात की जा रही है, देन यू यूज द प्लूरल फॉर्म। रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट रियली वेल। Now we have on screen our rule number 6 that says we use a singular verb with words like neither nor, either or and many a। जैसे आपको ये तो मैं बता ही चुका हूँ, नाइदर नॉर आइदर और का इस्तेमाल। देखो नॉर और जैसे वर्ड जब कहीं सेंटेंस में आ ही जा रहे हैं ना, इसका मतलब उसके आगे तो आपको सिंगुलर फॉर्म ही इस्तेमाल करना ही है। सिमिलरली अगर मैनी अभी आ जाता है ना, तो भी आपको हमेशा एक सिंगुलर फॉर्म ही इस्तेमाल करना है वर्ब का। जैसे एग्जाम्पल में नंबर 1 सेज नाइदर द मदर नॉर द ग्रैंड मदर इज एज टैलेंटेड इन म्यूजिक एज विनीता। इस केस में यू विल हैव टू सी नाइदर और नॉर का इस्तेमाल। देखो जब भी नॉर आ रहा है तो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल होगा। सिमिलरली मैनी अ स्टोरी, देखो मैनी अ स्टोरी, देखो आप मैनी के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर फॉर्म में आएगा और इसीलिए उसका जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, विच इज बिगिंस द V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, विथ वंस अपॉन अ टाइम। गॉट दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? वेरी वेल डन। सो ये भी कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। दिस इज अवर रूल नंबर 6। तो चलो बच्चों, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल समझते हैं रिगार्डिंग और एंड नॉर। देखो बच्चों, जब भी सेंटेंस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो ज्वाइन होते हैं बाय वर्ड्स लाइक और या नॉर, और वो डिफरेंट पर्सन्स के हों, ओके, तो उस केस में जो वर्ब है वो हमेशा अग्री करेगा अपने नियरर वाले से। मतलब जो वर्ब के नियरर सब्जेक्ट हो। जैसे आइदर ही और आई एम मिस्टेकन। सी, आइदर ही और आई इज मिस्टेकन नहीं होगा, क्योंकि देखो वर्ब के नियरेस्ट कौन सा सब्जेक्ट है, आई, और आई के साथ हमेशा कौन सा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा, एम। क्लियर? सिमिलरली आइदर यू और ही इज मिस्टेकन। सी, ही का रिलेशन यहाँ पर देखा जाएगा क्योंकि ही जो है वो ज़्यादा क्लोजर है टू द वर्ब। क्लियर? नाइदर यू नॉर ही इज टू ब्लेम। सी, अगेन यहाँ पर देखो ही से रिलेट करेगा आपका वर्ब, ओके, मतलब ही के हिसाब से आपका वर्ब लगेगा, यहाँ पर अपने फॉर्म चेंज करेगा। नाइदर माई फ्रेंड नॉर आई एम टू ब्लेम। सी, अगेन यहाँ पर नाइदर नॉर में आपको देखोगे आई जो है वो यहाँ पर नियरर है टू दी वर्ब, राइट, और आई के साथ हमेशा कौन सा वर्ब जो है वो रिलेट करता है, दैट इज एम। तो इसका मतलब याद रखना है कि सेंटेंस में आइदर और से स्टार्टिंग हो रही हो आपके सब्जेक्ट की, राइट, दो नाउन्स मेंशन्ड हो और या नॉर के थ्रू जुड़े हुए हों, रिमेंबर जो वर्ब होगा वो अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड करेगा या उससे रिलेट करेगा। इस बात को प्लीज़ याद रखिएगा, डोंट फॉरगेट दिस रूल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू यूजेज ऑफ आइदर और एंड नाइदर और। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 8 पर, एंड दिस रूल सेज व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एज वेल एज विथ अलॉन्ग विथ द वर्ब अग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। मतलब अगर आपके पास सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स हो जो ज्वाइन हो रहे हैं बाय वर्ड्स लाइक एज वेल एज विथ अलॉन्ग विथ के साथ, तो याद रखना आपका जो वर्ब है वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ अग्री करेगा। देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, द चाइल्ड एज वेल एज हिज पेरेंट्स वॉज प्रेजेंट एट द एनुअल डे प्रोग्राम। तो देखो यहाँ पर द चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स बेसिकली क्या है, सब्जेक्ट है, राइट, बट वो जुड़े हुए हैं विद द वर्ड्स एज वेल एज। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट बेसिकली क्या है, द चाइल्ड एज वेल एज हिज पेरेंट्स, राइट। तो इस केस में चाइल्ड जो है वो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है और हिज पेरेंट जो है सेकेंड सब्जेक्ट है। बट ऐसे केस में याद रखना, जब भी वर्ड्स लाइक एज वेल एज जोड़ रहे हैं सेंटेंस को, तो आपको हमेशा वर्ब को अग्री करवाना पड़ेगा विद द फर्स्ट सब्जेक्ट विच इज द चाइल्ड। चाइल्ड यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वो लेगा सिंगुलर वर्ब, दैट इज वॉज। वहीं अगर सेंटेंस को थोड़ा मॉडिफाई कर दें, देखो अगर ये बन जाता द चिल्ड्रन एज वेल एज देयर पेरेंट्स वर प्रेजेंट एट द एनुअल डे प्रोग्राम। सो द चिल्ड्रन यहाँ पर क्या है, हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है, देयर पेरेंट्स सेकेंड सब्जेक्ट है, राइट, कनेक्टेड है बाय द वर्ड्स एज वेल एज। इस केस में हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट द चिल्ड्रन एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा लेगा एक प्लूरल वर्ब विच इज वॉज का प्लूरल फॉर्म वर, राइट। तो याद रखिएगा, ये रूल आपको याद रखना है कि जब भी आपके पास सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स हैं ज्वाइन है बाय वर्ड्स लाइक एज वेल एज या फिर विथ या अलॉन्ग विथ, यू हैव टू चूज द फर्स्ट सब्जेक्ट टू अग्री द वर्ब विथ। आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट क्लियर।
चलो बच्चों बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 9 पर। एंड द रूल सेज इफ अ प्लूरल नाउन इज अ प्रॉपर नेम देन इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। ऑफ कोर्स बड़ा सिंपल सा ही रूल है कि आपके पास जो इस प्लूरल नेम नाउन की बात की जा रही है, अगर वो एक प्रॉपर नाउन है, मतलब वो किसी चीज़, किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का नाम है, सो उस केस में आपको उसके आगे सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल करना होगा, राइट। सो याद रखेंगे, जैसे इस केस में देखो लिटिल विमेन इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। लिटिल विमेन जो है, इस केस में विमेन वर्ड आपको दिखा रहा है कि ये प्लूरल है, बट एक्चुअली में लिटिल विमेन जो है वो बुक का नाम है, एक प्रॉपर नाउन है, राइट, प्रॉपर नेम है बुक का। इस केस में आप उसके आगे, क्योंकि बुक तो एक ही है ना, इसी नाम से, इसका मतलब आपको उसको डिस्क्राइब करने के लिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता 3 इडियट्स इज़ अ वंडरफुल बुक और इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, तो क्या होता है, देखो 3 इडियट्स भले ही प्लूरल सुनाई दे रहा है क्योंकि वो बुक के टाइटल का नाम है, बट है तो वो बुक एक ही ना, मतलब एक ही बुक है जिसका यही टाइटल है। इस केस में आपको याद रखना है, आपको यूज़ करना पड़ेगा उसके आगे एक सिंगुलर नाउन का। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं रूल नंबर 10 पर। एंड इट सेज विथ वर्ड्स दैट इंडिकेट पोर्शंस। भाई कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो पोर्शंस बताते हैं कि भाई कितना हिस्सा किसी चीज़ के बारे में जिसकी बात हो रही है, और वो वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे परसेंट, फ्रैक्शन, पार्ट, मेजॉरिटी, सम, ऑल, नन, राइट, या फिर रिमाइंडर एंड सो ऑन। ऐसे वर्ड्स जब भी आप देखोगे सेंटेंस में जो कि पोर्शन बता रहे हैं, यू हैव टू लुक एट द नाउन इन देयर ऑफ फ्रेज, यानी कि ऐसा फ्रेज जिसमें ऑफ का इस्तेमाल हो रहा है, एंड उसके हिसाब से, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ऑफ फ्रेज में, जिसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन को बेसिकली ढूंढेंगे, यानी कि आपका जो प्रपोजिशन ऑफ है उसके बाद आने वाला जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो नाउन है ना, वो ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा, और उसके हिसाब से वी विल डिटर्मिन कि हमें कौन सा वाला वर्ब इस्तेमाल करना है, सिंगुलर की प्लूरल। जैसे यहाँ देखो एग्जाम्पल पे 50% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट। नाउ लुक एट इट, 50% द वर्ड्स विच आर इंडिकेटिंग पोर्शन। अब देखो यहाँ पर मेरा प्रपोजिशनल फ्रेज क्या है, ऑफ द स्टूडेंट्स। नाउ ओवर हियर यू सी ऑफ जो हमारा प्रपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट कौन है, द स्टूडेंट्स, राइट। स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है या सिंगुलर? ऑफ क्या बाद आने वाला जो नाउन आ रहा है वो ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, राइट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन ऑफ, राइट। तो आप बताओ मुझे यहाँ पर स्टूडेंट्स कौन से फॉर्म में है, सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल, राइट। तो इसका मतलब इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो कौन से फॉर्म में होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में, यानी कि हैव ही रहेगा, राइट, ना कि हैव। तो इसका मतलब 50% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट, राइट, गॉट इट, वेरी वेल डन। अभी एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक और लेता, लेट्स से अगर सपोज मैं बोलता 1/3 ऑफ द केक। अब मुझे बताओ 1/3 ऑफ द केक के केस में ऑफ द केक जो है वो मेरा बन जा रहा है प्रपोजिशनल फ्रेज, राइट। अब ऑफ का यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, केक, विच इज अ सिंगुलर नाउन, तो उसके आगे मैं जो भी वर्ब लगाऊंगा वो कौन सा होगा, सिंगुलर वर्ब ही, राइट। तो हम कहेंगे 1/3 ऑफ द केक वॉज ईटन बाय मी। तो इसमें देखो वॉज क्या बन जाएगा मेरा, सिंगुलर वर्ब, इजी। अब आ गया समझ में। तो देखना क्या है, जब भी कोई ऐसे पोर्शंस वाले वर्ड्स हो तो अपनी प्रपोजिशनल फ्रेज में जाके देखो कि ऑफ के बाद आने वाला जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, वो सिंगुलर है या प्लूरल, और उसके हिसाब से अपना वर्ब लगा दो, सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में। सिंगुलर ऑब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब, प्लूरल ऑब्जेक्ट विल टेक प्लूरल वर्ब। डोंट फॉरगेट दिस रूल। Let us now move on to rule number 11, and this time it says some nouns which are plural in form but singular in meaning takes a singular verb. भाई कई ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो आपको प्लूरल दिखते हैं, राइट, बट उनका मीनिंग सिंगुलर होता है, तो ऐसे केस में उनका मीनिंग के हिसाब से उनका वर्ब होगा, यानी कि सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, द न्यूज़ इज़ ट्रू। न्यूज़ जो वर्ड है वो एस में एंड कर रहा है, इट लुक्स लाइक ये प्लूरल है, बट एक्चुअली में ये सिंगुलर होता है मीनिंग में, राइट, और इसीलिए इसके आगे हम जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर होगा। क्लियर। पॉलिटिक्स वॉज विथ हिम द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ। तो बेसिकली पॉलिटिक्स जो है यहाँ पर क्या बन रहा है, इट इज़ लुकिंग लाइक अ प्लूरल सब्जेक्ट बट एक्चुअली इट इज़ अ सिंगुलर इन मीनिंग, राइट, इसीलिए इसके आगे जो वर्ब लगेगा दैट इज अ सिंगुलर। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। सो वेजेस बेसिकली लुक्स लाइक ये एक प्लूरल वर्ब है, राइट, बट इसका मीनिंग सिंगुलर है और इसीलिए इसके आगे हम जो वर्ब लगाएंगे दैट इज सिंगुलर। मैथमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल। सो सी मैथमेटिक्स
प्लूरल जैसा दिखने वाला वर्ड एक सब्जेक्ट का नाम है, सिंगुलर मीनिंग है इसका, इसलिए जो वर्ब होगा वो उसके आगे सिंगुलर लगेगा। तो मैथमेटिक्स इज। यू गॉट माई कॉन्सेप्ट क्लियर? वेरी वेल, ठीक है, यहाँ तक भी समझ में आता है। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी रूल पे आज के, और उसके बाद हम कुछ करेंगे एक्सरसाइजेस के थ्रू प्रैक्टिस। तो बच्चों देखते हैं अपना रूल नंबर 12। इट सेज व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट्स सम स्पेसिफिक क्वांटिटी या फिर स्पेसिफिक अमाउंट कंसिडर्ड एज अ होल द वर्ब इज जनरली सिंगुलर। रिमेंबर, जब भी आपके पास सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह एक्ट करने वाले वर्ड्स अगर प्लूरल हैं बट वो किसी क्वांटिटी को राइट या फिर किसी अमाउंट को एज अ होल बता रहे हैं, तो उस केस में आप उनको सिंगुलर में ही कन्वर्ट करते हो। जैसे 15 मिनट्स इज अलाउड टू ईच स्पीकर। सो 15 मिनट्स आर अलाउड टू ईच स्पीकर नहीं, 50 मिनट्स जो है वो एक टोटल ड्यूरेशन बताया जा रहा है, एक कंप्लीट अमाउंट बताया जा रहा है ऑफ टाइम गिवन टू एवरी स्पीकर, राइट। तो इस केस में यू हैव टू यूज इज। सिमिलरली 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग वॉक, वी वोंट से 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग वॉक, राइट। जब भी हम इन वैल्यूज़ को जो कि प्लूरल जैसी दिख रही हैं बट दे आर मीनिंग कंप्लीट एज अ होल, राइट, किसी चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं, इस केस में डिस्टेंस का जो लेंथ है उसको बता रही हैं, देन वी यूज अ सिंगुलर वर्ब। 50,000 रुपीज़ आर अ बिग सम नहीं होगा या आर अ लार्ज सम नहीं होगा, 50,000 रुपीज़ इज अ लार्ज सम होगा। यू गेटिंग? 3 parts of the business is left for me to do. So 3 parts of the business, see again this, right? So इस केस में 3 parts of the business जो है the whole की बात की जा रही है, are left for me नहीं होगा, is left for me। तो याद रखना है दिखने वाले वर्ड जो प्लूरल जैसे हैं बट अगर वो एक कंप्लीट क्वांटिटी बता रहे हैं या फिर एक कंप्लीट अमाउंट बता रहे हैं, उस केस में इट विल बी यूजिंग और इट विल बी टेकिंग व्हाट, अ सिंगुलर verb. I hope the concept now about the various cases of the agreement of the verb with the subject is very clear, and now it's time to practice our concepts through some exercises. So bachcho, it's practice time and we have on screen our very first exercise for today that says complete these sentences choosing the correct verbs from the brackets, beginning with the first one. You have to help me, okay bachcho? So the first one says Anne of Green Gables dash my favorite book as a child was your word. एने ऑफ ग्रीन गेबल्स दिखने में सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल दिख रहा है बट एक्चुअली ये नाम है बुक का, एक प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नाउन है। तो याद रखना जब भी प्लूरल नाउन अगर एक प्रॉपर नाउन होता है तो उस केस में उसको सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आप वॉज लगाओगे, है ना। अगर मैं इसको 3 इडियट्स से रिप्लेस कर देता विच इज़ द नेम ऑफ द बुक, तो भले ही वो 3 इडियट्स जो है वो क्या दिख रहा है, एक प्लूरल वर्ड दिख रहा है बट इट इज़ द नेम ऑफ द बुक, राइट। प्लूरल दिखने वाला वर्ड अगर एक प्रॉपर नाउन है तो उसके आगे आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाना है। नेक्स्ट 10 years डैश अ लॉन्ग टाइम टू वेट, इज या आर? ऑफ कोर्स इज, क्योंकि 10 years जो है भले ही वो प्लूरल दिख रहा है बट इट इज़ कंसिडरिंग दैट होल टाइम ड्यूरेशन एज अ होल, है ना, इसलिए उसको हमें सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल करना है। द टीम डैश कास्टिंग देयर बैलेट्स फॉर द कैप्टन, इज या आर? द टीम की बात हो रही है, सब्जेक्ट क्या है, द टीम। टीम एक कलेक्टिव नाउन है और इस केस में उसको एक कंप्लीट यूनिट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए आप इस्तेमाल करोगे इज का, ओके। सो कलेक्टिवली अगर टीम यानी कि कलेक्टिव टर्म नाउन इस्तेमाल होता है एज अ सिंगल यूनिट तो आप हमेशा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हो, हमने देखे थे ना। द हॉर्स एंड कैरेज डैश एट द डोर ऑफ द पैलेस, इज या आर? सोचो, द हॉर्स एंड कैरेज 2 नाउन्स हैं, कनेक्टेड बाय एंड है, आपके मन में आ रहा होगा टू चूज आर, बट द कैच इज ओवर हियर कि यहाँ पर हॉर्स से पहले आर्टिकल द लगा है, कैरेज से पहले आर्टिकल द नहीं लगा है। इसका मतलब यहाँ पर हम इनको सिंगल यूनिट की तरह कंसिडर कर रहे हैं, राइट। 2 नाउन्स जब सेपरेटेड हों और उनके बीच में इफ़ देर इज़ नो आर्टिकल, मतलब पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल है, दूसरे वाले के पहले आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब उनको हम एक साथ कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए हमें उनको एक सिंगल यूनिट कंसिडर करके सिंगुलर वर्ब लगाना पड़ेगा और इस केस में सिंगुलर वर्ब इज होगा, ओके। Neither Suman nor her sisters dash been there, has या have। Now look at this, मैंने बताया था neither और nor वाले केस में या either और वाले केस में जो भी वर्ब होगा वो अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट से अग्री करेगा। तो neither Suman पहला सब्जेक्ट सुमन है, nor her sisters सेकेंड सब्जेक्ट है, her sisters प्लूरल है और प्लूरल जो भी सब्जेक्ट होता है वो लेता है एक प्लूरल नाउन, तो इसका मतलब यहाँ पर आप लगाओगे have। क्लियर? ओके। नेक्स्ट वन, द जनरल अलॉन्ग विथ हिज रेजिमेंट डैश अराइव्ड। तो देखो अलॉन्ग विथ वाला रूल याद है, जब भी आपके पास सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट्स हो, यहाँ पर द जनरल अलॉन्ग विथ हिज रेजिमेंट, यहाँ पर द जनरल अलॉन्ग विथ हिज रेजिमेंट,
हिज रेजिमेंट, दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, जॉइंड है बाय वर्ड्स लाइक अलॉन्ग विथ, so you have to focus on the first subject which is the main subject, और इसके हिसाब से आपको लगाना होगा अपना verb. So the general यहाँ पर क्या है, singular noun है, इसीलिए इसके लिए लगेगा singular verb which is has. ठीक है. Next one, 6 weeks dash not long enough, is या are. 6 weeks पूरे ड्यूरेशन की बात हो रही है ना टाइम के, इसलिए आप यहाँ पर लगा दो is. 2/5 of the vineyard dash destroyed by fire. 2/3 या 2/5 फ्रैक्शन के लिए हम क्या करते थे, आपको ऑफ के बाद देखना होता था अपने ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन, और वो इस केस में अगर सिंगुलर है तो आपको यहाँ पर सिंगुलर ही वर्ब लगाना पड़ेगा. ओके, तो 2/5 ऑफ द वाइनयार्ड वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर. ईच पार्टिसिपेंट डैश अ पीस ऑफ पेपर. ईच जब भी वर्ड आता है उसके आगे हमेशा सिंगुलर फॉर्म लगेगा, हमेशा हैव यहाँ पर आ जाएगा. क्लियर. आइदर डेनिस और द बॉयज डैश व्हाट हैपेंड. तो सी यहाँ पर आइदर और वाला वही केस है, डेनिस मेरा पहला सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट द बॉयज है, और याद रखो आइदर और वाले केस में आपका जो वर्ब है वो हमेशा अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट से अग्री करता है. नियरेस्ट सब्जेक्ट जो होगा वो यहाँ पर बॉयज है, बॉयज प्लूरल है, तो उसके लिए हमको लगाना पड़ेगा प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज नो. ओके, तो इस केस में आपका बन जाएगा नो, नॉट नोट्स. राइट, तो इस तरीके से वी हैव प्रैक्टिस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल द वेरियस रूल्स दैट वी हैव स्टडीड सो फार. अभी एक्सरसाइज खत्म नहीं हुई है, और भी कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनको सारे मैं नहीं करूँगा, बट आपको भी कुछ होमवर्क दूंगा. So now बच्चों, moving on to our next exercise that says complete the sentences by supplying a verb in agreement with the subject. Okay, so यहाँ पर आपको चॉइस नहीं दे रखी है, आपको खुद से फिल करना है. फर्स्ट वन, मम्स डैश अ कंटेजियस डिजीज. मम्स जो दिख रहा है प्लूरल नाउन, बट एक्चुअली में ये एक प्रॉपर नाउन है. राइट, किसका नाम है, ये डिजीज़ का नाम है. राइट, दिखने वाला वर्ड भले ही ये एक प्लूरल हो, बट मीनिंग में ये सिंगुलर है ना. इट इज़ वन सिंगल डिजीज़, इसीलिए इसके आगे हम सिंगुलर नाउन इस्तेमाल करेंगे विच इज. तो मम्स इज अ कंटेजियस डिजीज़. 30 days डैश नॉट इनफ टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट. तो देखो 30 days जो है वो पूरे ड्यूरेशन की बात की जा रही है एज अ होल, इसीलिए इसके आगे हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे. 30 days इज नॉट इनफ राइट टाइम. द ऑर्केस्ट्रा डैश लीविंग द पार्टी. ऑर्केस्ट्रा पूरे कलेक्टिव बैंड को कह रहे हैं. राइट, तो इस केस में हम लोग यहाँ पर उनको एक सिंगल यूनिट की तरह बात कर रहे हैं, म्यूजिशियंस को, तो यहाँ पर इज लगेगा. सम ऑफ द ग्रेन डैश गॉन बैड. सम ऑफ द ग्रेन हैज गॉन बैड. ठीक है. जिम्नास्टिक्स डैश इजी फॉर रॉय. जिम्नास्टिक्स इज या आर. जिम्नास्टिक्स जो है वो दिखने में प्लूरल है बट मीनिंग में सिंगुलर है. जैसे मैथमेटिक्स दिखने में प्लूरल है, मीनिंग में सिंगुलर है, वैसे जिम्नास्टिक्स भी दिखने में प्लूरल है बट मीनिंग में सिंगुलर है, इसीलिए उसके आगे सिंगुलर नाउन लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा. क्लियर. इज. तो जिम्नास्टिक्स इज इजी फॉर रॉय. एवरीबडी इन द क्लास डैश डन द होमवर्क. जब भी एवरीबडी आता है तो वो सिंगुलर को ही रिप्रेजेंट करता है. राइट, तो उस केस में हम लगाएंगे हैज, ना कि हैव. एवरीबडी इन द क्लास हैज डन द होमवर्क. नाइदर ऑफ द मेन डैश हियर येट. नाइदर केस में हमेशा सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होगा, सो आप कहोगे नाइदर ऑफ द मेन इज हियर येट. ऑल ऑफ द एप्पल्स डैश रॉटन. देखो एप्पल्स यहाँ प्लूरल है, राइट, तो आर लगेगा. तो ऑल ऑफ द एप्पल्स आर रॉटन. सैम्स ट्राउजर्स डैश मेड इन लंडन. ट्राउजर्स, ट्राउजर्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, प्लूरल रहेंगे, इसलिए आप लगाओगे यहाँ पर आर. So Sam's trousers are made in London. Jerry and his brothers dash traveling across the country this summer. Jerry and his brothers are traveling across the country this summer. So I hope ये exercise भी आपसे अच्छे से होगी. अब बढ़ते हैं अपनी next exercise पर. So बच्चों, our next exercise says correct the following statements in relation to the agreement of the verb with the subject. Okay? तो यहाँ पर आपको जो भी गलती है verb के agreement की with respect to the subject वो ठीक करनी है. ओके, तो पहले यहाँ पर 7 क्वेश्चन मेरी तरफ से हम मिलके साथ में करेंगे और अगला सेट ऑफ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा. क्लियर. जैसे देखो, एट द एंड ऑफ द स्टोरी दे वॉज लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर. सो एट द एंड ऑफ द स्टोरी दे जो है वो मेरा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब प्लूरल होना चाहिए ना, तो ये बन जाएगा वर्ड. सो दे वर लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर. Ali and Ejaz goes to the beach every Sunday.
अली एंड एजाज दो अलग अलग पर्सन हैं, जॉइंट है बाय द वर्ड एंड, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, इसलिए इस्तेमाल होने वाला जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होना चाहिए। और वर्ब का प्लूरल फॉर्म V1 होता है, ना कि V5, तो इसका मतलब ये गोज नहीं गो होगा। तो अली एंड एजाज गो टू द बीच एवरी संडे। When Ali and Ajaz arrive at the beach, they find that their friends has made a sandcastle. तो देखो, when Ali and Ajaz again क्या है, प्लूरल, राइट। प्लूरल के लिए हमें वर्ब का V5 नहीं, उसका V1 इस्तेमाल करना होता है। V1 बन जाता है द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये बन जाएगा अली, when Ali and Ajaz arrive at the beach, they find that their friends, यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो फ्रेंड्स के आगे कैसा लगेगा, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब लगेगा, दैट इज हैव। सो अली, आई मीन दैट देयर फ्रेंड्स हैव मेड अ सैंड कासल, दिस इज गोइंग टू बी द राइट वन, नॉट हैज मेड अ सैंड कासल। द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम दैट स्कूल हैव नेवर सीन द ओशन। सो द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बात हो रही है, राइट। ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन जो है वो एज अ होल कंसिडर किया जा रहा है, फ्रॉम दैट स्कूल हैज, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेसिफिक ग्रुप की बात की जा रही है, नेवर सीन द ओशन। इफ आवर स्टाफ मेंबर डजंट स्टॉप फाइटिंग विद ईच अदर, वी विल नॉट बीट अवर गोल्स। सो इस केस पे हम क्या बोलेंगे, इफ आवर स्टाफ मेंबर्स प्लूरल है इसलिए डजंट नहीं, डोंट आएगा, ओके। इफ आवर स्टाफ मेंबर्स डोंट स्टॉप फाइटिंग विद ईच अदर, वी विल नॉट मीट अवर गोल्स। आइदर गिरीश और आई के आगे एम लगेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेटिंग द फंड। सी रिमेंबर, हमेशा वर्ब हमेशा अपने नियरेस्ट वाले सब्जेक्ट के साथ अग्री करता है, आई के साथ एम लगता है। नीना इज वन ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर श्योर टू विन, नहीं, नीना इज वन ऑफ द कैंडिडेट्स हु इज श्योर टू विन, ठीक है। तो ये तो थे मेरी तरफ से, अब आपके लिए रहेगा होमवर्क। तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं, विच यू हैव टू अटेम्प्ट एंड राइट डाउन द आंसर्स इन द comment section. So I'm moving on to the screen, take a screenshot or pause the video and attempt these questions. तो बच्चों इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का टॉपिक ऑन द सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। आई होप आज के इस लेसन में डिस्कस किए हुए सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग ICSE इंग्लिश सीरीज फॉर क्लासेस 6, 7, 8 ओनली एट लर्नर हब।